नमस्कार दोस्तों। आज पोल्ट्री की कक्षा के क्रम में जो है हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा करेंगे। इससे पहले मूल अधिकारों तक की कक्षा ख़त्म हो गई है, आर्टिकल 35 तक। अब आर्टिकल 35 से आगे हम लोग चलेंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ है हमारे संविधान में? तो ये भाग 4 में इसको रखा गया है और अनुच्छेद जो है 36 से लेके 51 तक में इसकी चर्चा की गई है। अब यह विचार कहाँ से आया, कहाँ से लिया गया है, यह प्रश्न पूछता है। तो 1937 में आयरलैंड का संविधान जब बना तो उसमें इन नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन था और हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से ये चीज़ ली गई है। यह प्रश्न बहुत पूछता है। तो एक यहाँ से प्रश्न बनेगा किस भाग में है? तो भाग 4 में है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो 36 से 51 तक है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। इसके विषय में हमारे जो संविधान निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल को जो है अनोखी विशेषता, संविधान की अनोखी विशेषता बताया है। तो यह जो है एक प्रश्न पूछ सकता है कि नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा है? 4 संविधान विज्ञों का नाम दे सकता है। तो याद रखिएगा, ये जो है B.R. अम्बेडकर ने कहा था। और एक KT शाह थे, उन्होंने जो है इसको बताया था यह ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधानुसार इसको अदा कर सकता है। आप अभी थोड़ा डिटेल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये स्टेटमेंट क्या कहता है। तो इसको KT शाह ने कहा था, ठीक है। अब इसकी विशेषता की बात की जाए तो यह जो है वह राज्य की विधायिका या कार्यपालिका के लिए एक अनुदेश है। अनुदेश का मतलब एक डायरेक्शन है कि आप जब कोई भी विधि निर्माण करते हैं या कोई कानून बनाते हैं तो इन अनुच्छेदों का जो है मतलब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इनको उसमें लागू करने का प्रयास करिएगा। ये गैर न्यायोचित है, मतलब इनका उल्लंघन होने पर आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, सीधा कोर्ट से आपको राहत नहीं मिलने वाली है, मतलब ये गैर न्यायोचित है। तीसरी इसकी विशेषता ये है कि इसकी प्रकृति गैर न्यायोचित भले ही हो, लेकिन कानून की संवैधानिक मान्यता के विवरण के समय में जो है वो न्यायालय इनको देखता है कि कहीं इनका उल्लंघन हुआ तो नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है और ये राज्य को अनुदेश देते हैं। तो अब एक और बात मैं बता दूं आपको, हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव। उन्होंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उसमें उन्होंने कहा कि जो व्यक्तिगत अधिकार हैं उनको 2 कैटेगरी में बांट दिया जाए, एक जो न्यायोचित हो और दूसरा जो है गैर न्यायोचित हो। तो जो न्यायोचित अधिकार थे हमारे, उनको मूल अधिकार घोषित कर दिया गया और रेस्ट जो बचे थे गैर न्यायिक जो थे उनको नीति निर्देशक तत्वों में स्थान प्रदान किया गया। ये व्यक्तिगत अधिकार हैं। तो अब उस एक को भाग 3 में रखा गया और इसको जो है भाग 4 में रखा गया। बाद में इस प्रस्ताव को प्रारूप समिति द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया और आज हमारे संविधान में जैसी मैंने चर्चा की वैसे ही इसका स्वरूप है। ये तो एक वर्गीकरण जो है इसका कुछ सिद्धांतों पर होता है, जैसे एक सामाजिक सिद्धांत है, गांधीवादी सिद्धांत है
उदार बौद्धिक सिद्धांत है। तो इतना डिटेल में अभी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको बाद में बताऊंगा, बीच बीच में बताऊंगा कहाँ से क्योंकि हमारे संविधान पे गांधीवाद, सामाजिकता, इस सब की जैसा हमारे आमुख में भी है, प्रस्तावना में भी है, सबकी झलक आपको देखने को मिलेगी। तो उस आधार पर भी इसके कुछ वर्गीकरण किए गए हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसको जो है हमारे संविधान में रखने का क्या अर्थ था, क्या मतलब था। तो यह भी प्रश्न एक पूछ सकता है कि नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य क्या हैं, कुछ 3-4 ऑप्शन बना सकता है। तो मेन जान लीजिए कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे, मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो है सशक्त बनाना व्यक्ति को, ये जो है इसका मूल उद्देश्य है। अब चलिए इसके आर्टिकलों पर एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें सभी आर्टिकल उतने महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ऐसे तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जहाँ जो महत्वपूर्ण समझ में आएगा मैं आपको बताऊंगा इसको, ठीक है। तो आर्टिकल 36 जैसे है, इसमें राज्य की परिभाषा है। मूलाधिकारों में आर्टिकल 12 में मैंने आपको राज्य की परिभाषा बताई थी, वही एज इट इज परिभाषा यहाँ भी 36 में फिर से बताई गई है। थोड़ा सा मैं आपको दोहरा देता हूँ उसको। राज्य में वहाँ पर था कि जो संसद की कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और विधायी अंग जितने थे वो थे, राज्यों के कार्यपालिका और विधायी अंग जो थे वो थे, और स्थानीय निकाय थे जिसमें ग्राम पंचायतें थीं, नगर पंचायत थी, उसके अंग थे, और गैर कार्यकारी जैसे एनजीओ टाइप के हैं या गैर संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, उन सबको मिला के जो है राज्य की स्थापना होती है। और राज्य की परिभाषा में यही दिया गया है, यहाँ भी 36 में भी। अब 37 में ये कहा गया है कि भाग 4 जो हम लोग नीति निर्देशक, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो पढ़ रहे हैं हम लोग, इसको इसमें जो भी सिद्धांत हैं राज्य यह प्रयास करेगा कि इनको लागू करे। ये देखिए मैंने पहले ही बताया, ये आप बाध्य नहीं कर सकते हैं, राज्य अपनी परिस्थितियों के हिसाब से इनको लागू करता है। तो वही इसमें जो है यह कहा गया है कि इन सिद्धांतों को समाहित करने का प्रयास करेगा या लागू करेगा, ठीक है। अब न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा, बता दिए हैं आपको पहले ही। आर्टिकल 38 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि राज्य लोक कल्याण, लोगों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, मतलब ऐसी एक सामाजिक धरातल का निर्माण करेगा राज्य जिसमें लोगों का चहुमुखी विकास जो है संभव हो सके। ये आर्टिकल 38 में कहा गया है। आर्टिकल 39 जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 39 में जो है क से लेके च तक, मतलब ABCD या क ख ग घ च ऐसे इतने प्रावधान किए गए हैं। इसमें 2 जो है वो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, उसकी मैं चर्चा आपसे करूँगा। तो इसमें क्या है, राज्य द्वारा जो है कुछ अनुसरणीय निदेशक सिद्धांत जो है ये राज्य को कहा गया है कि ये लागू करेंगे। अब उन सिद्धांतों में क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं, जैसे कि समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, ये क में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। मतलब राज्य प्रत्येक स्त्री पुरुष को जो है समान आजीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा, ये क में है। और बाद में इसमें 42वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया कि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, ठीक है, ये इसमें जोड़ा गया। ख में कहा गया है कि भौतिक संसाधन जो हैं उनके स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि जिससे से अधिक लोग जो है लाभान्वित हो सकें या सार्वजनिक जिसमें हित निहित हो। आगे नेक्स्ट ग में कहा गया कि संपत्ति और उत्पादन के सिद्धांतों का केंद्रीकरण, मतलब ऐसा केंद्रीकरण न हो जिससे सार्वजनिक हित प्रभावित हो जाए, उसको नुकसान पहुंच जाए कहीं से।
और 39 घ जो है डी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछता है आपके। मतलब कहता है कि राज्य का यह दायित्व होगा या राज्य यह प्रयास करेगा कि स्त्री हो या पुरुष हो, उसको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, ये पूछता है। और आगे ई कर लीजिए, आंगा कर लीजिए, जो भी कर लीजिए। स्त्री और पुरुष के स्वास्थ्य और शक्ति, बालकों की जो सुकुमार अवस्था है उसका दुरुपयोग न हो पाए। अब स्त्री के बायोलॉजिकल ऐसी कंडीशंस होती हैं जो जिसको आप लोग जानते हैं, या बच्चे होते हैं वो इतना भार नहीं उठा पाते हैं, या जो भी चीज़ें हैं, तो इन सब का जो है संरक्षण मतलब दुरुपयोग न हो पाए, इसका राज्य प्रयास करे। ये जो है डायरेक्शन दिया गया है राज्य को। अगर विधि निर्माण कोई कर रहा है तो उसमें इन सब बातों का ध्यान रखेगा, ठीक है। लास्ट च है, इसको भी 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। बच्चों और युवकों के शोषण से संबंधित है कि उनका भौतिक और नैतिक परित्याग न हो पाए, उनका शोषण न हो पाए, इससे संबंधित ये आर्टिकल है। मतलब कि स्वस्थ रूप से वो जो है उनको विकास का अवसर बच्चों को प्रदान हो, वो जो है स्वतंत्रता और समानता सम्मान की स्थिति मतलब अपने को महसूस करें, वो सप्रेस न करके रखा जाए, ये सब बातें हैं। तो ये रही आर्टिकल 39 की बात। 40 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि इसमें कहा गया है ग्राम पंचायतों का संगठन। मतलब राज्य यह प्रयास करेगा कि ग्राम पंचायतों का निर्माण किया जाए, उन्हें शक्ति और अधिकार प्रदान किया जाए, जिससे वह स्वयं में एक स्वतंत्र निकाय के रूप में जो है स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य कर सके, मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट न रहे। यह गांधीवादी सिद्धांत है। गांधी जी कहते थे कि गांव स्वयं में सक्षम होना चाहिए, वहाँ सारी सुविधाएं होनी चाहिए और किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। ये गांधीवादी सिद्धांत है। जैसा मैंने बताया आपको 3 सिद्धांतों में इसको विद्वान लोग बांटते हैं, तो उसमें यह 40 जो है ये गांधीवादी सिद्धांत से निकला हुआ है। और बार बार परीक्षाओं में पूछता है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद 44 है, 41 जो बता ही देते हैं आपको हम, कि राज्य अपने आर्थिक संसाधनों के अनुसार और विकास की जो सीमा है उसके भीतर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार, जिन्होंने जो डिग्री हासिल की है उसके अनुसार जो है उनको रोजगार मिले, या जो उनकी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार उनको शिक्षा मिले। और कुछ जैसे बीमारी है, बुढ़ापा है, अस्वस्थता की स्थिति है, इन दशाओं में राज्य यह प्रयास करेगा कि उनको कुछ सार्वजनिक सहायता प्रदान की जाए। इसमें आप देख सकते हैं कई पेंशन योजनाएं सरकार दिव्यांगजनों के लिए, विधवा के लिए, ऐसे अशक्त समाज जो है इनके लिए करता है। तो यह राज्य के लिए बाधक नहीं है, लेकिन उस राज्य के और व्यक्ति के विकास के लिए यह बहुत ज़रूरी है। तो इन सब की चर्चा आर्टिकल 41 में की गई है। अब 42 में यह कहता है राज्य अनुकूल अवस्थाओं में ही मतलब कार्य लोगों को करने के लिए अनुकूल अवस्थाएं प्रोवाइड कराएगा। जैसे मान लीजिए स्त्रियों की प्रसूति की व्यवस्था करेगा, या गर्भावस्था में जो उनको तकलीफ होती है, ये सब सारी चीज़ों का जो है वो ध्यान देगा और उस तरह से मतलब कार्य करने के लिए माहौल प्रदान करेगा। यह राज्य का मतलब एक डायरेक्शन है राज्य को। अब 43 में जो है जो कर्मचारी हैं उनके निर्वाह वेतन आदि की बात की गई है। जैसे मान लीजिए उनको यथोचित मतलब मिनिमम वेतन मिलना चाहिए कि वो अपना विकास कर सके, खान पान उनका पूरा हो सके। अवकाश उनको मिलना चाहिए। अवकाश मान लीजिए टाइम, वर्किंग टाइम में भी जो लंच पीरियड मिल रहा है उसका भी उचित प्रयोग हो सके। फिर सामाजिक और सांस्कृतिक उनकी उन्नति का भी उनको अवसर मिलना चाहिए। ये सारे प्रयास जो है राज्य करेगा। इसमें भी एक अमेंडमेंट हुआ था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कि उद्योगों में जो है, जो भी फैक्ट्री लग रही हैं, जो भी उद्योग लग रहे हैं,
उसके मैनेजमेंट में भी कर्मचारियों की भूमिका होनी चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए। ये जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के तहत। सहकारी जो कोऑपरेटिव है, उनको या व्यक्ति को अगर प्रोत्साहित करिए उद्योगों के बढ़ावा के लिए, ये इसकी भी चर्चा इसमें की गई है। 44वां बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में आपके पूछता है, एक समान नागरिक संहिता। इसमें राज्य को यह डायरेक्शन दिया गया है कि नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का निर्माण करें, मतलब कुछ कोड फिक्स करें कि उस राज्य के सारे नागरिकों को ऐसे ही व्यवहार करना है, ऐसे जीना है। ये सारी चीज़ें जो है इसके लिए एक राज्य है जहाँ पर ये एक समान आचार संहिता लागू की गई है, गोवा है। ये भी पूछता है परीक्षाओं में आपके। तो ये 44वां ये जो है आर्टिकल आपका इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। अब 45वां जो है, पहले क्या था, इसमें भी एक अमेंडमेंट हुआ था, हमने बताया था आपको, 86वां संविधान संशोधन 2002 का। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार यहाँ से हटाया गया और उसको, ये 45वें में ही पहले वर्णित था और इसको हटा के जो है ले जाके जोड़ दिया गया 21 क में, और मूल कर्तव्य में भी इसको जोड़ा गया था। पहले मूल कर्तव्य 10 थे, अब 11 हो गए, तो यही जोड़ा गया था 2002 में। इसमें अब क्या बचा रह गया 45वां में, इसमें बालपन के पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम, 6 से 14 साल तक अमेंडमेंट होके चला गया वहाँ, तो 6 वर्ष से कम के जो बालक होंगे उनकी शिक्षा का जो है देख रेख राज्य का दायित्व होगा। इसमें आप गांव में देखते होंगे आंगनबाड़ी केंद्रों को, तो वहाँ पर पुष्टाहार और छोटी मोटी खेल के तहत बच्चों को शिक्षा दी जाती है, तो आंगनबाड़ियों की नियुक्ति उसमें की जाती है। ये है। अब 46 जो है आर्टिकल, उसमें कहा गया है कि दुर्बल वर्ग जो हैं, विशेषकर SC ST, इनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का राज्य प्रयास करेगा। और इसमें एक चीज़ बहुत लिखी गई है कि ध्यानपूर्वक इन सब चीज़ों को करेगा, कि मतलब उन पर विशेष ध्यान दे के करेगा कि उनका विकास हो पाए। अब आर्टिकल 46 हो गया। 47 में ये है कि पोषाहार स्तर जो है, जीवन का स्तर सुधारना, पोषाहार स्तर को बढ़ाना, जन स्वास्थ्य की स्थिति को बेटर करने का ये जो है राज्य प्रयास करेगा। इसमें जैसे मादक द्रव्य जो है, जो स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं, मादक द्रव्य हो या अन्य कोई पदार्थ हो जिससे मानव स्वास्थ्य को क्षति पहुंचती हो, तो उस पर प्रतिबंध लगाने का भी राज्य प्रयास करेगा। इसका वर्णन जो है आर्टिकल 47 में किया गया है। 48 में जो है कृषि और कृषि एवं पशुपालन का संगठन, तो इसमें क्या कह रहा है कि कृषि को बढ़ावा देने की बात मतलब राज्य करेगा, पशुपालन को बढ़ावा देने की राज्य को ये अनुदेश है कि जैसे आधुनिक और वैज्ञानिक जो प्रयोग हैं उनको बढ़ाना ताकि उससे उत्पादन बढ़ सके। पशुपालन में क्या हो सकता है कि जैसे दुधारू है, जो वाहक पशु या इस तरह की नस्लें हैं उनको बढ़ावा देना, पशु जो दुधारू पशु हैं उनका वध करने से रोकना, ये सब अनुदेश जो है ये राज्य को आर्टिकल 48 में दिए गए हैं। 42वां संविधान संशोधन में 48 का भी जोड़ा गया है। तो इसमें यह कहा गया है कि पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन, मतलब वन और वन्य जीवों का जो है संरक्षण इसमें बाद में जोड़ा गया कि राज्य प्रयास करेगा कि वन और वन्य जीवों का संरक्षण हो। अब आर्टिकल 49 है, इसमें कहा गया है कि जो संसद के द्वारा राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक हैं, ये कलात्मक या ऐतिहासिक कोई रुचि का स्थल है,
तो उसको संरक्षण प्रदान करने का राज्य जो है प्रयास करेगा। ये आर्टिकल 49 में ये भी महत्वपूर्ण है। और अब इसके बाद आर्टिकल 50 पे आते हैं। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो राज्य लोक सेवाओं में, राज्य की जो लोक सेवाएं हैं, पब्लिक सर्विस है, उसमें यह प्रयास करेगा कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव रहे, पृथक्करण रहे। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए कि न्यायपालिका शक्ति और कार्यपालिका शक्ति अगर किसी एक लोक सेवक को के पास है, वो किसी व्यक्ति का शोषण कर लेता है, तो अब चूंकि न्याय भी वही देने वाला है, काम भी वही करने वाला है, तो न्याय संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए न्यायपालिका को अलग करने की बात कर रहा है कि कार्यपालिका को जो भी विधायिका द्वारा जो भी योजनाएं बनाई गई हैं, जो भी उनको लागू करने का काम कार्यपालिका का होता है। कार्यपालिका ने लागू किया, अब वह कार्य हुआ कि नहीं हुआ, इसका एक थर्ड बॉडी को जो है वो देखे तो अच्छा न्याय कर सकती है। इसलिए इसका प्रावधान किया गया कि राज्य यह प्रयास करेगा कि लोक सेवाओं में जो कार्यपालिका शक्ति है उसे न्यायपालिका शक्ति को विलग कर दिया जाए। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आर्टिकल 51 आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 50 और 51 दोनों, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन, राज्य यह प्रयास करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन मिले। इसमें कुछ सिद्धांत हैं, कुछ आदर्श हैं जिनको स्थापित करने की बात कही गई है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और मतलब ऐसा प्रयास करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि हो। राज्यों के बीच, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक देश से दूसरे देश के बीच जो है न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध बना रहे, ऐसा प्रयास करेगा, उनको उसको बढ़ावा मिले। मतलब ये है कि आपसी व्यवहार में जो अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं या जो संधियां हैं उनके प्रति आदर व्यक्त करते हुए कोई भी चीज़ पे आगे बढ़ना है। मतलब आदर का भाव अंतर्राष्ट्रीय संधि और सिद्धांत जो हैं, कानून जो हैं, उनके प्रति रखना। अंतर्राष्ट्रीय झगड़े जो हैं उनमें मध्यस्थता के माध्यम से उनको सुलझा लेना, इस तरह के आदर्शों की बात इसमें की गई है। तो विदेश नीति पूछता है अक्सर कि कहाँ से निकलती है, तो वो इसी आर्टिकल से निकलती है हमारी विदेश नीति। तो ये 51 तक जो है हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं। इसमें जितना मैंने बताया इसको आप लोग बार बार देख लीजिएगा। ये भाग 4 में है और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को जो है जोड़ा गया भाग 4 क में। तो इसमें आपसे यही पूछता है कि मूल कर्तव्य कहाँ है, तो ये भाग 4 में है और इसको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। और इसमें प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे और बाद में अभी मैंने चर्चा किया आपसे जो कि 6 साल से लेकर 14 वर्ष तक बच्चों की अनिवार्य शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा थी, इसको 11वें मूल कर्तव्य के रूप में भी जोड़ दिया गया। और मूल कर्तव्य से एक प्रश्न आपका पूछ सकता है यह कहाँ से लिया गया है, तो उस समय का जो USSR था, आज जो रूस है, उससे वहाँ के संविधान से मूल कर्तव्य को लिया गया था। तो हमको नहीं लगता है कि जितना मैं बताया हूँ इससे बाहर किसी भी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो आपकी परीक्षा में इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं रहेंगे। आगे जो है मैं इसके आगे 52 से राष्ट्रपति शुरू होता है, तो राष्ट्रपति संसद आगे 2-3-4 वीडियो में जो है आपको प्रयास करूँगा कि आपका संविधान का जो पार्ट है वो पूरा हो जाए। ठीक है, अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।